नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स में हम पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरीज, वेतन से आय। इस चैप्टर का 10वां क्वेश्चन आज सोल्व करते हैं। पेज नंबर 200 पे 10वां क्वेश्चन है। जयपुर के भारत गारमेंट्स लिमिटेड की श्रीमती विमला की 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष की वेतन तथा अन्य आय निम्न प्रकार है। तो श्रीमती विमला है जो भारत गारमेंट्स लिमिटेड जयपुर में काम करती है, उसकी 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष की वेतन तथा अन्य आय निम्न प्रकार है। तो जो गत वर्ष 2019-20 के संबंध में इसके वेतन से संबंधित आंकड़े दिए गए हैं। पहला है वेतन 15,000 रुपया प्रति माह। इनका मूल वेतन है 15,000 रुपया प्रति माह। दूसरा है 2 माह के वेतन के बराबर बोनस राशि। इनको गत वर्ष 2019-20 में 2 माह के वेतन के बराबर बोनस राशि प्राप्त हुई। तीसरा है बिक्री पर कमीशन 6,000 रुपये। इनको बिक्री पर 6,000 रुपये कमीशन मिला, जो उसके द्वारा की गई बिक्री पर 2% की दर से ज्ञात किया गया, और जो इनके द्वारा बिक्री की गई उसका 2% कमीशन मिला इनको 6,000 रुपये के रूप में। 500 रुपया प्रति माह मनोरंजन भत्ता। इनको 500 रुपया प्रति माह मनोरंजन भत्ता भी दिया जाता है। 1,000 रुपया प्रति माह जनजाति क्षेत्र भत्ता। इनको ट्राइबल एरिया अलाउंस दिया जाता है 1,000 रुपया प्रति माह। छठा है उसे कंपनी द्वारा रियायती दर पर आवास सुविधा प्रदान की गई। यह मकान कंपनी का ही है, कंपनी का खुद का मकान है और इनको मकान की सुविधा प्रदान की गई है रियायती दर पर। इनको कंसेशनल रेट पर जो है अकोमोडेशन फैसिलिटी दी गई है। इसका उचित किराया 36,000 रुपये है। तो जो मकान इनको दिया गया है रहने के लिए, उस मकान का उचित किराया है 36,000 रुपया, परंतु कंपनी उससे केवल 2,000 रुपया प्रति माह किराया वसूल करती है। तो जो मकान इनको दिया गया है रहने के लिए, उस मकान के लिए 2,000 रुपया प्रति माह किराया वसूल करती है कंपनी। कंपनी ने उनको एक चौकीदार एवं माली की सुविधा भी प्रदान की है। प्रत्येक का 250 रुपया प्रति माह का वेतन कंपनी द्वारा ही दिया जाता है। तो छठे पॉइंट में बात यह है कि कंपनी द्वारा जो श्रीमती विमला है उनको एक रहने के लिए मकान दिया गया है, और श्रीमती विमला जयपुर में रहती हैं, जयपुर में नौकरी करती हैं, तो उनको रहने के लिए एक मकान दिया गया है, और उस मकान के संबंध में 2,000 रुपया प्रति माह उनसे किराया वसूल किया जाता है। इस मकान में फर्नीचर की सुविधा नहीं दी गई, इसलिए ये असुसज्जित मकान है, अनफर्निश्ड अकोमोडेशन इनको दिया गया है। और इस मकान में एक चौकीदार की और एक मालिक की सुविधा भी प्रदान की गई है, और दोनों को, चौकीदार और मालिक को, दोनों को 250 रुपया प्रति माह वेतन दिया जाता है। सातवां है उसे कंपनी से कार्यालय समय में 300 कार्य दिनों को 100 रुपये देने की भोजन सुविधा उपलब्ध हुई। यानी कि कार्यालय समय के दौरान 300 कार्य दिन थे, और कार्यालय समय के दौरान उनको भोजन की सुविधा प्रदान की गई, जिसका मूल्य 100 रुपये था प्रति भोजन। तो एक दिन में 100 रुपये भोजन की सुविधा इनको दी गई कार्यालय समय के दौरान, और कुल कार्य दिवस जो थे वो 300 दिन थे। कंपनी ने श्रीमती विमला से इस सुविधा के लिए 7,500 रुपये वसूल किए, और जो भोजन की सुविधा इनको दी गई कार्यालय समय के दौरान, इसके लिए कंपनी ने 7,500 रुपये इनसे वसूल किए। उसने कंपनी के प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में 2100 रुपये प्रति माह अंशदान किया, जिसमें कंपनी का अंशदान समान राशि का रहा। 2100 रुपया इनका प्रति माह अंशदान है प्रमाणित प्रोविडेंट फंड, यानी कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में इनको 2100 रुपया प्रति माह अंशदान दिया जाता है, और उतना ही अंशदान कंपनी के द्वारा भी किया जाता है। इसके नियोक्ता के द्वारा भी उतना ही अंशदान किया जाता है। गत वर्ष के दौरान इस फंड में मासिक शेष 80,000 रुपये का था, और जो इनका प्रोविडेंट फंड है उस प्रोविडेंट फंड का बैलेंस था 80,000 रुपये, और इस 80,000 रुपये इनको 10,800 रुपये का गत वर्ष में ब्याज प्राप्त हुआ। 9वां पॉइंट है कंपनी ने 250 रुपये गत वर्ष में उसकी दुर्घटना बीमा पॉलिसी का प्रीमियम चुकाया। कंपनी द्वारा दुर्घटना बीमा पॉलिसी करवाई गई है, और इस दुर्घटना बीमा पॉलिसी के 250 रुपये जो है प्रीमियम चुकाया गया है कंपनी द्वारा श्रीमती विमला के लिए। 10वां पॉइंट है वह एक निजी विद्यालय में अंशकालीन अध्यापक के रूप में कार्यरत है। तो श्रीमती विमला साथ ही साथ पार्ट टाइम जॉब भी करती है, और एक जो है विद्यालय में टीचर के रूप में कार्य कर रही है, और वहां से उनको 500 रुपया प्रति माह के हिसाब से 6,000 रुपया जो है 2019-20 में प्राप्त हुए।
11वां है श्रीमती विमला प्रतिवर्ष कंपनी द्वारा निर्मित 24 ब्लाउज तक 20 रुपए के रियायती मूल्य पर क्रय कर सकती है। अभी जो भारत गारमेंट्स लिमिटेड है ये कपड़े बनाती है, तो श्रीमती विमला को एक ऑप्शन दिया गया है कि आप पूरे वर्ष भर में 24 ब्लाउज खरीद सकते हो और वो भी 20 रुपए के मूल्य पर, रियायती मूल्य पर खरीद सकते हो। 20 रुपए प्रति ब्लाउज के हिसाब से आप 24 ब्लाउज खरीद सकते हो साल भर में, उनको ये ऑप्शन है। कंपनी के लिए इनकी निर्माण लागत 100 रुपया प्रति ब्लाउज है और कंपनी के लिए जो ब्लाउज की निर्माण लागत है वो 100 रुपया है, लेकिन इनको 20 रुपया पर खरीदने के लिए जो है दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है। इनका अधिकतम फुटकर मूल्य 500 रुपये प्रति ब्लाउज है तथा इस मूल्य का पर 50% की छूट दी जाती है। जो रिटेल प्राइस है, जो इन ब्लाउज को बाजार में जो बेचा जाता है वो 500 रुपये पर बेचा जाता है और 50% डिस्काउंट दे दिया जाता है, यानी कि 250 रुपये पर इस ब्लाउज को बाजार में बेचा जाता है। इस ब्लाउज की कंपनी को लागत आ रही है 100 रुपया और श्रीमती बिमला को कहा जा रहा है कि आप 20 रुपये प्रति ब्लाउज के हिसाब से खरीद सकते हो। बिमला ने गत वर्ष में 15 ब्लाउज खरीदे। 12वां पॉइंट है श्रीमती विमला को उनके नियोक्ता द्वारा घर से कार्यालय आने जाने के लिए 1200 रुपये प्रति माह परिवहन भत्ता भी दिया। अब इनको परिवहन भत्ता दिया जा रहा है घर से कार्यालय आने और कार्यालय से घर जाने के लिए 1200 रुपये प्रति माह, परंतु उनका वास्तविक व्यय 800 रुपये प्रति माह है। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए श्रीमती विमला की वेतन की कर योग्य आय ज्ञात कीजिए। जयपुर में रहती है, जयपुर की आबादी बताई गई है 26 लाख। तो हमको श्रीमती विमला की कर योग्य आय ज्ञात करनी है, वेतन की कर योग्य आय ज्ञात करनी है। कंप्यूटेशन ये है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ श्रीमती बिमला फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। 2020-21 के लिए जो श्रीमती बिमला है उनकी वेतन से कर योग्य आय ज्ञात करनी है। तो पहला पॉइंट है बेसिक सैलरी, तो 15,000 रुपये जो है इनकी बेसिक सैलरी है प्रति माह। तो 15,000 बेसिक सैलरी है 15,000 रुपया एक महीने की, तो 12 महीने की इनकी बेसिक सैलरी हो गई 1,80,000 रुपये। एक 1,80,000 रुपये। दूसरा है इनको 2 माह के वेतन के बराबर बोनस दिया गया, तो इनको बोनस भी दिया गया है 2 माह के वेतन के बराबर। तो एक महीने का इनका वेतन है 15,000 रुपया, तो इनको बोनस दिया गया है 2 माह के वेतन के बराबर 30,000 रुपया इनको बोनस दिया गया है। तीसरा है बिक्री पर कमीशन है 6,000 रुपया। कमीशन ऑन सेल्स एट द रेट 2%, 2% के हिसाब से इनको बिक्री पर 6,000 रुपया कमीशन प्राप्त हुआ है। 500 रुपया प्रति माह मनोरंजन भत्ता, इनको मनोरंजन भत्ता दिया गया है 500 रुपया प्रति माह। एंटरटेनमेंट अलाउंस 500 रुपया प्रति माह है, तो 12 महीने का 6,000 रुपया। एंटरटेनमेंट अलाउंस मनोरंजन भत्ता, आयकर अधिनियम में प्रावधान है कि मनोरंजन भत्ता
गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए, निजी कर्मचारियों के लिए पूरा का पूरा कर योग्य होता है। तो गैर सरकारी कर्मचारियों को मनोरंजन भत्ते के संबंध में किसी प्रकार की कटौती नहीं दी जाती। सरकारी कर्मचारियों को मनोरंजन भत्ते की कटौती प्रदान की जाती है। सरकारी कर्मचारियों को अगर मनोरंजन भत्ता प्राप्त होता है तो पहले मनोरंजन भत्ते की सकल पूरी की पूरी राशि, संपूर्ण राशि को उनकी वेतन शीर्षक की सकल आय की गणना करने में शामिल कर लिया जाता है और फिर वेतन की सकल आय में से मनोरंजन भत्ते की कटौती प्रदान की जाती है। मनोरंजन भत्ते की कटौती के संबंध में नियम है कि मनोरंजन भत्ते की कटौती के लिए मनोरंजन भत्ते की राशि मूल वेतन का 1/5 भाग या फिर 5,000 रुपये, इन तीनों में से जो सबसे कम राशि होती है उसके बराबर मनोरंजन भत्ते की कटौती दे दी जाती है। मनोरंजन भत्ता कर्मचारियों को ग्राहकों के विजिटर्स के मनोरंजन के लिए प्रदान किया जाता है कि अगर कंपनी में, संस्था में कोई बाहर से ग्राहक आते हैं, कोई विजिटर्स आते हैं तो उनके संबंध में जो चाय पानी का, जो नाश्ते का जो खर्चा किया जाता है उसके लिए मनोरंजन भत्ता कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है। तो मनोरंजन भत्ते की संपूर्ण राशि निजी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होती है। तो श्रीमती बिमला के लिए 6,000 रुपये पूरे के पूरे कर योग्य होंगे मनोरंजन भत्ते के। क्षेत्र भत्ता, श्रीमती बिमला को 100 रुपया प्रतिमाह जनजाति क्षेत्र भत्ता मिलता है। जनजाति क्षेत्र भत्ता, जनजाति क्षेत्र कुछ बताए गए हैं, उन जनजाति क्षेत्रों में जनजाति क्षेत्र भत्ता अगर मिलता है तो वहां पर कर मुक्ति प्रदान की जाती है। श्रीमती बिमला राजस्थान में काम कर रही है, राजस्थानी जनजाति क्षेत्र में नहीं आता, तो राजस्थान में जो जनजाति क्षेत्र भत्ता इनको प्राप्त हो रहा है वो पूरा का पूरा इनके लिए कर योग्य होगा। ट्राइबल एरिया अलाउंस 100 रुपया प्रतिमाह है, 1200 रुपये। जनजाति क्षेत्र भत्ते के बाद 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, ये पॉइंट एक बार छोड़ दीजिए। 9 नंबर पॉइंट, कंपनी ने 250 रुपये गत वर्ष में उसकी दुर्घटना बीमा का प्रीमियम चुकाया। तो कंपनी द्वारा अगर चिकित्सा बीमा प्रीमियम, दुर्घटना बीमा प्रीमियम अगर चुकाया जाता है कर्मचारी के लिए तो वो कर्मचारी के लिए ऐसी सुविधा का मूल्य जो है करमुक्त होता है। तो 9 नंबर पॉइंट श्रीमती बिमला के लिए करमुक्त है। 10वां है, वो एक निजी विद्यालय में अंशकालीन अध्यापक के रूप में कार्यरत है और गत वर्ष के दौरान इनको 500 रुपये प्रतिमाह की दर से 6,000 रुपये प्राप्त हुए। तो इनको जो सैलरी मिल रही है एज अ पार्ट टाइम टीचर, सैलरी फ्रॉम स्कूल, जो स्कूल से इनको जो सैलरी मिल रही है ये वहाँ पर अंशकालीन टीचर है, अंशकालीन अध्यापक है, पार्ट टाइम टीचर है, तो इनकी जो सैलरी है 6,000 रुपये की इनके लिए कर योग्य होगी। एक से अधिक नियोक्ता द्वारा जो है, एक से अधिक नियोक्ता के यहाँ काम किया जा सकता है गत वर्ष में, और एक से अधिक नियोक्ता द्वारा अगर वेतन प्राप्त होता है तो वो सभी नियोक्ताओं का वेतन जो है गत वर्ष में वेतन शीर्षक की आय के अंतर्गत कर योग्य होता है। ये प्रतिवर्ष ब्लाउज वाला ये छोड़ दीजिए। 12वां नंबर पॉइंट है, उनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया गया। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस पूरा का पूरा कर योग्य होता है। 1200 रुपया प्रतिमाह इनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया गया। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है 1200 रुपया प्रतिमाह 12 महीने के लिए 14,400 रुपये। तो जो परिवहन भत्ता दिया जाता है वो पूरा का पूरा कर योग्य होता है। परिवहन भत्ता केवल जो शारीरिक रूप से जो विकलांग कर्मचारी होते हैं, जो कर्मचारी कोई अंधा है, गूंगा है, बहरा है या फिर जो अपंग है, उन कर्मचारियों को अगर परिवहन भत्ता दिया जाता है तो ऐसा भत्ता 3200 रुपये प्रतिमाह तक कर मुक्त होता है। लेकिन यहाँ पर जो श्रीमती बिमला को जो परिवहन भत्ता दिया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जा रहा है, वो उनके लिए पूरा का पूरा कर योग्य होगा। अब हम बात करते हैं 6 नंबर पॉइंट की। 6ठा पॉइंट है, रियायती दर पर आवास सुविधा इनको दी गई है। तो मकान सुविधा का मूल्यांकन किया जाएगा। तो जब मकान नियोक्ता का खुद का है, अगर मकान नियोक्ता का खुद का है, दो स्थितियां हो सकती है कि मकान नियोक्ता ने किराए पर लेकर दिया हो या मकान जो है नियोक्ता का स्वयं का हो। तो अगर मकान नियोक्ता ने किराए पर लेकर दिया हुआ होता है तब जो है मकान के लिए चुकाया गया किराया या फिर वेतन का 15%, इन दोनों में से जो राशि कम होती है उस राशि के बराबर मकान सुविधा का मूल्य माना जाता है। लेकिन यहाँ पर मकान नियोक्ता का स्वयं का है, तो स्वयं का जब मकान है नियोक्ता का, तो यहाँ देखा जाएगा कि जो कर्मचारी है वो किस क्षेत्र में निवास करता है, उस क्षेत्र की आबादी कितनी है। अगर जिस क्षेत्र में मकान की सुविधा प्रदान की गई है उस क्षेत्र की आबादी 25 लाख से अधिक है तो जो कर्मचारी है, कर्मचारी के वेतन का 15% लिया जाएगा। अगर जिस क्षेत्र में कर्मचारी निवास करता है उस क्षेत्र की आबादी 10 लाख से अधिक लेकिन
25 लाख से कम हो तो कर्मचारी के वेतन का 10% मकान सुविधा का मूल्य माना जाएगा। अगर क्षेत्र की आबादी 10 लाख तक हो या 10 लाख से कम हो तो जो कर्मचारी का वेतन है, कर्मचारी के वेतन के 7.5% के बराबर मकान सुविधा का मूल्य माना जाएगा। तो यहाँ पर जो ये श्रीमती बिमला है, ये श्रीमती बिमला जयपुर में निवास करती है और जयपुर की आबादी है 26 लाख, यानी 25 लाख से अधिक। तो मकान सुविधा का मूल्य कर्मचारी के वेतन का 15% माना जाएगा। वेतन में क्या क्या शामिल होता है? वेतन में क्या क्या शामिल होगा? मूल वेतन, बोनस, करयोग्य भत्ते, कमीशन, अन्य मौद्रिक आय। और भत्तों में महंगाई भत्ता अगर हो तो महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अधीन हो, सेवानिवृत्ति लाभों के लिए। तो जो मकान सुविधा का मूल्यांकन करने के लिए वेतन का 15% लिया जाएगा। वेतन में क्या क्या शामिल होता है? मूल वेतन, बोनस, करयोग्य भत्ते। और करयोग्य भत्तों में महंगाई भत्ता तभी शामिल किया जाएगा जब महंगाई भत्ते को सेवानिवृत्ति लाभों के लिए वेतन माना जाता हो। कमीशन और अन्य मौद्रिक आय। वेतन के स्थान पर जो लाभ दिए जाते हैं जैसे ग्रेच्युटी है, पेंशन है, अर्जित अवकाश का वेतन है, छंटनी पर क्षतिपूर्ति है, ये सब यहाँ पर वेतन की गणना में शामिल नहीं किए जाते। प्रमाणित भविष्य निधि में जो नियोक्ता का अंशदान होता है वो भी शामिल नहीं किया जाता। तो इस प्रकार से केवल मूल वेतन, बोनस, करयोग्य भत्ते, कमीशन और अन्य मौद्रिक आय शामिल की जाती है। अनुलाभों का मूल्य भी जो है वेतन की गणना में शामिल नहीं किया जाता यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन में वेतन से हमारा तात्पर्य होगा, इस क्वेश्चन में मकान सुविधा का मूल्य, मकान सुविधा का मूल्य वेतन का 15%। अब वेतन में क्या क्या होगा? वेतन में होगा 1,80,000 मूल वेतन, बोनस 30,000, कमीशन ऑन सेल्स 6,000, एंटरटेनमेंट अलाउंस 6,000 और ट्राइबल एरिया अलाउंस, सैलरी फ्रॉम स्कूल, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये सभी शामिल कर लिए जाएंगे। 1,200, 6,000, 14,400। तो कुल मिलाकर ये राशि हो रही है, ये सभी वेतन में शामिल किए जाएंगे मकान सुविधा का मूल्य ज्ञात करने के लिए। मकान सुविधा का मूल्य होगा वेतन का 15% और वेतन में मूल वेतन, बोनस, कमीशन और ये दोनों करयोग्य भत्ते, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी। तो ये 3 प्रकार के करयोग्य भत्ते और मूल वेतन, ये वेतन जो चाहे अन्य नियोक्ता से प्राप्त हो, जो है मकान सुविधा का मूल्य ज्ञात करने के लिए वेतन में शामिल किया जाएगा। तो वेतन हो रहा है 1,80,000 प्लस 36,000 प्लस 6,000 प्लस 1,200 प्लस 20,400, ये हो रहा है 2,43,600। तो 2,43,600 का 15% लिया जाएगा। और अगर नियोक्ता द्वारा कर्मचारी से मकान सुविधा के बदले अगर कोई मूल्य वसूल किया जाता है, कुछ राशि वसूल की जाती है, तो उसको घटा दिया जाता है। तो इनसे 2,000 रुपये प्रतिमाह जो है वसूल किया जा रहा है। तो इनको मकान फ्री में नहीं दिया गया है, इनको मकान दिया गया है कंसेशनल रेट पर। 8वां है वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन फैसिलिटी एट कंसेशनल रेट। कंसेशनल रेट पे इनको
दिया जा रहा है मकान सुविधा, तो मकान सुविधा का मूल्य होगा 2,43,600 का 15%, और इसमें से 2,43,600 में से जो है 2,000 रुपये प्रति माह इनसे वसूल किए जाते हैं, तो 12 महीने के 24,000 रुपये माइनस कर दिए जाएंगे। तो 2,43,600 का 15% है 36,540, और 36,540 में से 24,000 माइनस कर दिए जाएंगे, तो 12,540 जो है 12,540 मकान सुविधा का मूल्य होगा। अगला पॉइंट है, अच्छा, इनको कंपनी ने एक चौकीदार और एक मालिक की सुविधा भी प्रदान कर रखी है। तो आयकर अधिनियम में ऐसा प्रावधान है कि अगर मकान की सुविधा दी जाती है, चाहे मुफ्त मकान की सुविधा हो या फिर रियायती दर पर मकान की सुविधा दी जाए, अगर मकान की सुविधा के साथ साथ अगर माली भी दिया जाता है तो माली की सुविधा का मूल्य कर मुक्त होता है। तो यहाँ पर मकान के साथ साथ माली और एक चौकीदार की सुविधा दे रखी है, तो जो माली की सुविधा है वो कर मुक्त होगी, और जो चौकीदार की सुविधा दी है वो कर मुक्त होगी, वो कर योग्य होगी। वैल्यू ऑफ वॉचमैन फैसिलिटी, तो वॉचमैन को 250 रुपये दिए जा रहे हैं प्रति माह, तो 250 रुपये के हिसाब से 3,000 रुपये हो गया चौकीदार की जो सुविधा दी गई है उसका मूल्य। तो चौकीदार की सुविधा कर योग्य होगी, माली की सुविधा कर मुक्त होगी अगर मकान के साथ माली की सुविधा दी जा रही है। तो आगे है कार्यालय में, कार्यालय समय में 300 कार्य दिनों के लिए 100 रुपये दैनिक मूल्य के हिसाब से, यानी कि कार्यालय समय के दौरान इनको भोजन की सुविधा प्रदान की गई है। तो कार्यालय समय के दौरान जब भोजन की सुविधा प्रदान की जाती है तो 50 रुपया प्रति भोजन प्रतिदिन तक कर मुक्त होता है। तो इनको जो भोजन की सुविधा दी गई है इनको 300 दिनों के लिए दी गई है, और भोजन का मूल्य था 100 रुपया प्रति भोजन था प्रतिदिन, तो इनको 50 रुपये तक कर मुक्त होगी। और साथ ही साथ इनसे 7,500 रुपये जो है भोजन सुविधा के वसूल भी कर लिए गए। तो किस प्रकार से गणना करेंगे हम, भोजन सुविधा का मूल्य, भोजन सुविधा का मूल्य होगा इनको भोजन की सुविधा दी है 300 दिनों तक 100 रुपया प्रति भोजन के हिसाब से प्रतिदिन 30,000 रुपये की। इसमें से हम कम कर देंगे, घटा देंगे करमुक्त राशि। तो करमुक्त राशि होती है एक दिन की 50 रुपये तक जो है भोजन की सुविधा करमुक्त होती है। तो 300 दिनों के लिए 15,000 रुपये की करमुक्ति मिल जाएगी इनको। कर योग्य राशि होगी 15,000, और इसमें से वसूल की गई राशि घटा देंगे। इनसे 7,500 रुपये राशि वसूल की गई है। तो सुविधा का कर योग्य मूल्य आ जाएगा 7,500 रुपये। वैल्यू ऑफ लंच फैसिलिटी, ₹7,500। लंच फैसिलिटी की वैल्यू निकाली है, 300 को 100 से गुणा किया, फिर इसमें से 350 घटा दिया, फिर इसमें से 7,500 माइनस कर दिया। अगला है प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में 21 रुपये प्रति माह अंशदान किया। देखिए, प्रमाणित जो भविष्य निधि है उसमें वेतन के 12% तक अगर अंशदान किया जाता है तो वो राशि कर मुक्त होती है।
अगर नियोक्ता द्वारा वेतन के 12% तक अगर अंशदान किया जाता है तो जो अंशदान की राशि है वो कर्मचारी के लिए कर मुक्त होती है। लेकिन अगर नियोक्ता द्वारा वेतन के 12% से अधिक अंशदान किया जाता है तो जो अधिक की राशि है, यानी 12% से जो अधिक राशि है वो अधिक की राशि कर योग्य होती है, 12% तक कर मुक्त होती है, और 12% से ऊपर जितनी भी राशि है वो पूरी की पूरी 12% से ऊपर वाली राशि जो है कर्मचारी के लिए कर योग्य होती है नियोक्ता के अंशदान के रूप में। तो यहां पर देखते हैं कि वेतन का 12% कितना होता है, 11वां पॉइंट है एम्प्लॉयर्स contribution in excess of 12% of salary। 2100 रुपया प्रतिमाह नियोक्ता द्वारा अंशदान दिया जाता है, कर्मचारी द्वारा 2100 रुपया प्रतिमाह अंशदान दिया जाता है, और उतना ही अंशदान नियोक्ता द्वारा दिया जाता है। तो जहां पर कर्मचारी काम करता है, जिस एम्प्लॉयर के यहाँ काम करता है, उस एम्प्लॉयर के द्वारा अगर कर्मचारी के वेतन के 12% से अधिक का अगर अंशदान किया जाता है तो जो अधिक की राशि है, 12% से अधिक जो भी राशि है, ऊपर की राशि है, वो राशि जो है कर्मचारी के लिए कर योग्य मानी जाती है। तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी, तो जो कंट्रीब्यूशन है 2100 रुपये का है 12 महीने के लिए, उसमें से सैलरी का 12% घटा दिया जाएगा। वेतन से यहाँ पर तात्पर्य है जब हम प्रमाणित भविष्य निधि यानी कि प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में जब वेतन का 12% हम कह रहे हैं तो वेतन से हमारा तात्पर्य होता है वेतन प्लस महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अनुसार, सेवा निवृत्ति लाभों के लिए अगर महंगाई भत्ते को वेतन में शामिल किया जाता है तभी महंगाई भत्ते को प्रमाणित भविष्य के लिए वेतन में शामिल किया जाएगा। तो मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता सेवानिवृत्ति लाभों के अनुसार प्लस बिक्री पर एक निश्चित प्रतिशत की दर से कमीशन। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में श्रीमती बिमला को महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा है, श्रीमती बिमला को केवल बिक्री पर एक निश्चित प्रतिशत से कमीशन मिल रहा है, 2% से बिक्री पर 2% की दर से इनको 6000 रुपये कमीशन मिला है। तो प्रमाणित भविष्य निधि के लिए वेतन होगा 1,80,000 प्लस 6000 1,86,000। तो 1,86,000 का 12% देखा जाएगा। तो 1,86,000 का 12% 1,86,000 का 12% है 22,320, और जो नियोक्ता द्वारा जो कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है 2100 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से 25,200। तो 25,200 में से 22,320 माइनस हो जाएंगे, 22,320 माइनस हो जाएंगे। 2,880 जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो कर योग्य होगा। प्रमाणित भविष्य निधि का औसत मासिक शेष 80,000 रुपये था, जिस पर 10,800 रुपये का ब्याज जमा किया गया। प्रमाणित भविष्य निधि में जो ब्याज प्राप्त होता है, जो इंटरेस्ट क्रेडिट होता है, वो इंटरेस्ट अगर 9.5% से अधिक है तो अधिक की राशि कर्मचारी के लिए कर योग्य होती है। तो अगर 9.5% से जो भी राशि अधिक है वो पूरी की पूरी कर योग्य होती है। इंटरेस्ट credited in excess of 9.5%। तो जो 9.5% से अधिक जो इंटरेस्ट जो क्रेडिट हुआ है वो पूरा का पूरा कर योग्य होगा। तो 10,800 रुपये का जो है ब्याज क्रेडिट हुआ है, तो 10,800 में से 80,000 का 10,800 में से 80,000 का 9.5% घटा दिया जाएगा। तो 80,000 की राशि उनके खाते में थी, प्रोविडेंट फंड खाते में 80,000 का अमाउंट था, और 80,000 पर जो इनको ब्याज मिला है वो है 10,800। लेकिन 80,000 पर 9.5% के हिसाब से 7,600 तक का ही ब्याज जो है कर मुक्त होता है। अगर 7,600 से ऊपर कोई अगर ब्याज मिलता है तो ऊपर की राशि अधिक की राशि कर योग्य होती है। तो 10,800 में से 7,600 माइनस कर देंगे, 3200 रुपये जो ब्याज के क्रेडिट हुए हैं वो कर योग्य होंगे। जो अधिक की राशि है 3200 रुपये वो कर योग्य होंगे।
एक आखिरी पॉइंट बचता है कि बिमला ने जो है कंसेशनल रेट पर जो इनको ब्लाउज खरीदे हैं। 11वां पॉइंट है वैल्यू ऑफ ब्लाउज। तो अगर रियायती दर पर कंपनी के द्वारा बनाया हुआ माल खरीदा जाता है तो कंपनी की लागत में से जो उस माल खरीदने के लिए जो भुगतान किया जाता है उस भुगतान को घटा दिया जाता है और जो शेष राशि होती है वो कर योग्य होती है। यहाँ पर हम समझते हैं कि 15 ब्लाउज उन्होंने खरीदे और कंपनी की लागत आती है 100 रुपया प्रति ब्लाउज। तो सुविधा का मूल्य जो इन्होंने ब्लाउज खरीदे हैं उसका मूल्य होना चाहिए 1500 रुपये इनके लिए, श्रीमती बिमला के लिए। कर्मचारी के लिए जो माल खरीदा जाता है उसका मूल्य होता है कंपनी की लागत के आधार पर देखा जाता है। तो 15 ब्लाउज इन्होंने गत वर्ष में खरीदे और एक ब्लाउज की लागत आती है कंपनी के लिए 100 रुपये, तो सुविधा का मूल्य होना चाहिए था 1500 रुपये। लेकिन श्रीमती बिमला से 15 ब्लाउज के 20 रुपये के हिसाब से मूल्य वसूल कर लिया गया। 20 रुपये के हिसाब से ये खरीद सकती हैं, इनको रियायत दी गई है। तो 15 ब्लाउज खरीदे 100 रुपये की लागत के ब्लाउज, 1500 के ब्लाउज जिनके लिए इन्होंने 20 रुपये के हिसाब से 300 रुपये चुका दिए थे, तो 1200 रुपये होगा वैल्यू ऑफ ब्लाउज। और ये 1200 रुपये जो है श्रीमती बिमला के कर योग्य होंगे। टोटल कर लिया जाएगा तो ग्रोस इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाएगी 1,80,000 प्लस 30,000 प्लस 6,000 प्लस 6,000 1200 प्लस 6,000 14,400 12,540 3,000 7,500 2,880 प्लस 3,200 प्लस 1,200 2,73,900 2,73,920 इनकी आ रही है ग्रोस इनकम फ्रॉम सैलरी। श्रीमती बिमला की वेतन शीर्षक की सकल आय है 2,73,200 रुपये। ग्रोस इनकम फ्रॉम सैलरी है 2,73,920 रुपये। कर योग्य आय ज्ञात करनी है तो डिडक्शंस देखें, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16। तो धारा 16 के अंतर्गत जो कटौतियां हैं वो कटौती दी जाएगी। धारा 16 के अंतर्गत 3 प्रकार की कटौतियां कर्मचारी को दी जाती है। वेतन शीर्षक की सकल आय में से एक तो मानक कटौती दी जाती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये या वेतन की सकल आय दोनों में से जो राशि कम हो उसके बराबर दी जाती है। तो यहाँ पर इनके वेतन की सकल आय है 2,73,000 रुपये, इसलिए इनको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन इनको दिया जाएगा 50,000 रुपये का। दूसरा, मनोरंजन भत्ते की कटौती दी जाती है, लेकिन मनोरंजन भत्ते की कटौती केवल सरकारी कर्मचारियों को दी जाती है। ये श्रीमती बिमला निजी कर्मचारी है। तीसरा जो है एम्प्लॉयमेंट टैक्स की कटौती दी जाती है, तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टैक्स इस सवाल में नहीं दिया गया है। तो श्रीमती बिमला को उनकी जो वेतन शीर्षक की सकल आय है उसमें से मानक कटौती स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाएगी 50,000 रुपये की। तो इनकी वेतन शीर्षक की कर योग्य आय होगी 2,23,920 रुपये। ये टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 10 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।